लेकिन आपने आज हमें इंटरव्यू करने के लिए अपने साथ बिठाया, तो हम आपके दर्शकों को भी और सभी श्रोताओं का आपके स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप जुड़े हैं मेरे साथ आज एक बार फिर हिमाचल से। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे सलाह की। सलाह ऐसी जो काम आती है जीवन में। सलाह ऐसी जो प्रभुत्व को स्थापित करती है। सलाह ऐसी जो नाम को बढ़ाती है, काम को बढ़ाती है। और इसी सलाह के बीच आज हम सलाह लेने जाएंगे आज सरकार के एक अहम हिस्सेदार का, जिनका पहचान जो हम मोहताज नहीं है किसी नाम की, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रूबरू करवाएंगे। बड़ी इज्जत के साथ स्वागत करेंगे नरेश सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। सर, पहले तो थोड़ा दर्शकों को संदेश दिए, आप क्या देना चाहते हैं? दर्शक जो आपके चैनल के माध्यम से हमको सुनते हैं और लोगों को सुनते हैं, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है, चुनाव का वक्त है, बार बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। इसका क्या कारण है ये जनता ही बताएगी। के बाद राजनीतिक आपदाई और आपका एक अहम रोल सरकार के बीच रहा। किस प्रकार से आपने सरकार को संभाला? देखिए, जो कुछ रहा जब से सरकार बनी, लोगों ने परिवर्तन किया। कांग्रेस की सरकार बनी 2022 दिसंबर में। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बागडोर एज ए मुख्यमंत्री मिली, लेकिन जो खजाना था वो खाली था। पिछली सरकार जयराम जी की कर्जा छोड़ के गई, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा। उसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, जो पेंशनर्स थे, उनके जो हक थे वो सारे खड़े। तो खजाना खाली था। मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उससे आगे बढ़ रहे थे। फिर आपदा का टाइम आया, बरसात में जिस प्रकार की आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, कभी जीवन में किसी ने नहीं देखी। वो एक बड़ा बुरा वक्त हमारे लोगों का था, प्रदेश का था। लेकिन उसको निपटने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके जो सहयोगी हैं कैबिनेट में या अधिकारी हैं, सब ने जिस प्रकार से उस दौरान काम किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को पूरे देश के अंदर और विदेशों से भी लोगों ने तारीफ़ की कि इस प्रकार से लोगों के साथ खड़े होते हैं। वो एक दूसरा दौर था। उसके बाद जो प्रयास लगातार जनता द्वारा चुनी गई सरकार हिमाचल प्रदेश में, उसको कराने का प्रयास भाजपा के लोगों ने, सरकार ने जो किया, आप ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, तो वो फेल हुआ। धोखा दिया लोगों ने। कुछ अपने लोगों ने भी साजिश का शिकार हुए, भाजपा के नेताओं के साथ साजिश रची सरकार को गिराने की, लेकिन वो सरकार गिरने की जो मुहिम थी वो फेल हुई। फिर से चुनाव 6 लोगों का हुआ बाई इलेक्शन लोकसभा के साथ। लोगों ने उनको जवाब दिया कि उनमें से 4 लोग दोबारा नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने धोखा दिया। आज फिर से परिस्थितियां वही बनी है कि और फिर से चुनाव 3 सीटों पे होने जा रहा है। इन 3 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवारों को जनता ने चुन के भेजा। उन्होंने किन कारणों से लोगों को धोखा दिया और अपना बीच में छोड़ के दोबारा आज वही लोग जनता के बीच जा रहे हैं कि हमको आप दोबारा से जो है एमएलए चुन के भेज दें। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि आपको तो भेजा था, अब क्यों दोबारा? आपकी क्या कारण थे कि आपने सबको धोखा दिया, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और अपने जनता को? तो ये जो फैसला है पहले भी प्रदेश के लोगों ने किया। हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये खरीदो फरोख्त की राजनीति और डिफेक्शन की या पैसे के दम पे सरकारें गिराना, ये प्रदेश के लोग पसंद नहीं करते। सर, बात करेंगे तो घरों में तो अक्सर कहावतें देखी गई हैं, दरारें देखी गई हैं या मनमुटाव देखे गए हैं, लेकिन निर्दलियों को लेकर सरकार से कहाँ कमी रह गई? बिल्कुल नहीं रही, इनकी नीयत ठीक नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए, उसका सोच था, हमारी सरकार की सोच है कि एक समान विकास की नीति थी। मेरे सामने कई बार इन तीनों लोगों ने थोक में काम कराए। मुख्यमंत्री जी होशियार सिंह के इलाके में आए, यहाँ पर बोल के गए कि मैं यहाँ विकास करूँगा, देहरा मेरा है। तो उनको थोड़ी मालूम था कि ये अगले कुछ महीनों बाद जो है रिज़ाइन करेंगे। आप देखो कहीं देश के अंदर आपने सुना है कि इंडिपेंडेंट को रिज़ाइन करने की ज़रूरत है? आप इंडिपेंडेंट है, आप 5 साल का कार्यकाल पूरा करें, उसके बाद आप भाजपा से लड़ना चाहें, जहाँ जो मर्जी करें। आपके ऊपर वहाँ के मतदाताओं ने विश्वास किया, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, भाजपा को वोट नहीं दिया, तो आपने उनका विश्वास तोड़ा। तो ये जनता है, ये सब समझती है और वो अपने मत की कदर को भी समझती है कि किस प्रकार लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए दोबारा चुनाव में जनता को डाला है। अब वो निजी स्वार्थ किस तरह के थे वो आप सभी जानते हैं कि क्यों होंगे, कोई तो कारण होगा भाई।
तो ये बड़ा विषय है। हिमाचल प्रदेश में लोग इस तरह की राजनीति को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अब इनको जो है जनता की अदालत में इस चीज़ का जवाब पूछ रहे हैं लोग। और जहाँ तक देहरा का अगर आप सवाल करें, मैं यहाँ 2 दिन से देख रहा हूँ, जो फीडबैक था और जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, लोगों में यहाँ बिल्कुल विकास की दृष्टि से देहरा काफ़ी समय से पिछड़ गया। ये लोगों में बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमको जो है मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ के और विकास के साथ, इंजन के साथ जुड़ के इस बार मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं लोग यहाँ। ये लोगों का मन है, ये लोग फैसला कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला होने वाला, और देहरा में जो विकास रुका हुआ है, बड़ी योजना है, वो स्वाभाविक तौर पे आगे बढ़ेगी। ये मुख्यमंत्री जी की भी मंशा थी। तो ये एक अच्छी यहाँ खबर है। और जगह भी लोग इस बात को लेके नाराज़ है कि इन लोगों ने बिना वजह लोगों को धोखा देके रिज़ाइन करके दोबारा जो है 15 महीने में वोट मांग लिया। सर एक बात और करेंगे, आप सलाहकार हैं सरकार में और आपकी सलाह समय समय पर लोगों के भी काम आई है, सरकार के भी काम आई है, लेकिन अब उपचुनाव 3 सीटों पर हो रहे हैं। क्या आने वाले 9 विधानसभा जो आजकल चर्चा चली हुई है, उपचुनाव देखे जा सकते हैं? देखिए, वो विषय माननीय स्पीकर साहब के पास है। उस दौरान जो कुछ हुआ सेशन के अंदर, वो ठीक नहीं था। भाजपा के विधायकों ने जिस प्रकार का माहौल बिहेवियर किया, स्पीकर साहब की तरफ कागज़ फाड़े, फेंके, और वो जो एक मर्यादा होती है हाउस की, उसका उल्लंघन हुआ बड़े स्तर पे। उसको लेके माननीय स्पीकर साहब ने उनको नोटिस दिया हुआ है। उसका फैसला उन्होंने करना है। वो क्या फैसला करेंगे, उसका क्या फैसला आने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अगर विपक्ष के नेता बार बार सरकार गिराने की, कमज़ोर करने की बात करते हैं जयराम ठाकुर जी, तो उसके कोई लॉजिक होना चाहिए। आप देखिए, 27 भाजपा के पास नंबर है अभी, और कांग्रेस के 38 है। अब भैया 27 और 38 में कितना फ़र्क होता है, हमको भी समझाओ कि कैसे सरकार बनाओगे। दूसरी बात है कि आप भ्रमित करते हो लोगों की सरकार गिर जाएगी, जब आपके पास आंकड़ा नहीं है। अभी ये 3 चुनाव होंगे, देखना अपने परिणाम, तीनों कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, फिर हमसे 41 हो जाएंगे। तो ये तो सरकार मजबूत है, और आगे पहले चुनाव से भी दूसरे चुनाव में और मजबूत होने वाली है। दूसरी बात, लोकसभा के चुनाव के दौरान देश की जनता ने जिनको अहम हो रहा था वो तोड़ा है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अब देश की सरकार भी बैसाखियों पे दूसरों के सहारे से चल रही। उनका जो मॉडल था विपक्ष के लोगों की सरकारों को गिराना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ज़रिए, वो मैं समझता हूँ देश से ख़त्म हो चुका। अब वो दिन नहीं है। अब जो सरकार वही चलेगी जिसको मतदाता चुनेगा, जिसको देश की जनता चाहेगी। तो अब सरकार गिराने वाला जो ये काम, जो मॉडल था, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। सर जनता को आप कृपया करके ये संदेश दें कि किस प्रकार से चुनावों में अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आज के समय में जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य हो गया है, उसकी एक परिपाटी हो गई है, उसको किस प्रकार से बदलना है हमें? देखिए, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता बहुत जागरूक हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किस तरह का उनका जो प्रतिनिधि होना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये करके भी दिखाया। पिछली सरकार थी भाजपा की, 5 साल थी, डबल इंजन की बात करते थे, मिशन रिपीट की बात हो रही थी कि हम तो रिपीट हो रहे हैं। बड़ी ताकत लगाई, पैसा लगाया, प्रधानमंत्री जी से बड़ी भारी रैलियां कराई, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने बदलाव किया। अपनी मर्जी की सरकार कांग्रेस पार्टी की लाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 15 महीनों में 2 बजट पेश किए, जिसको एक दिशा है कि किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को खड़ा करना है, कर्जों के बोझ से बाहर निकालना है। फैसले लिए, और पहले वर्ष में 2000 करोड़ के करीब जो है एडिशनल रेवेन्यू खाते में, सरकार के खाते में। तो उस प्रदेश को दिशा चाहिए। केवल कर्जे का जो मॉडल जयराम जी का था कि कर्जा लेके जो आगे चलने का था, वो बहुत घातक था। उसको ठीक करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार काम कर। सर क्या आपकी भावी योजनाएं चुनावों के बाद प्रदेश के लिए रही, क्योंकि कई जगह आचार संहिता का प्रभाव पड़ा है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हमने जो हमारी गारंटियाँ थी, जो हमने वादे किए थे, उनमें से हमने 5-6 गारंटियों पे काम किया है बड़े कम समय में। ओपीएस दे के सरकारी कर्मचारियों के साथ जो वादा था वो पूरा किया। आज हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जो ओपीएस देता है, पुरानी पेंशन लोगों को मिल रही है। उसके बाद हमने महिलाओं को सम्मान निधि की बात थी, 1500 रुपये देने की बात थी।
जब हम इसकी नोटिफिकेशन कर चुके हैं, लाहौल स्पीति में मिलना शुरू हो गया था, इसके बाद ये कैबिनेट से हो गया, सरकार ने कर दिया, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से जयराम जी पूरे अपने लोगों को लेके इलेक्शन कमीशन में इसमें रुकवाने के लिए गए। हमने पूछा कि क्या आप नहीं चाहते कि महिलाओं को ये सम्मान निधि नहीं मिलनी चाहिए, आप महिला विरोधी हैं। अब वो शुरू हो गया, 50,000 महिलाओं को दोबारा हमने जैसे ही नोटिफिकेशन हटा 1500 अप्रैल का और 1500 मई का 3,000 रुपये उनके खातों में गए। वो महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी है, बच्चियाँ, तो ये एक ऐसा कदम है जिससे मैं समझता हूँ कि एक महिला के सम्मान के साथ जोड़ के तो उनके अपने पास एक ऐसा होना ज़रूरी है कि इज्जत और मान के साथ बिना अपने घर वालों से, अपने पति से मांग कर उसको खर्च कर सके। उसके अलावा हमने और जैसे पहला राज्य बना दूध का एमएसपी देने वाला, दूध का कीमत बढ़ाई 9 से 10 रुपये किलो लीटर के हिसाब से। तो ये बड़े फैसले जो है हमने किए। कारण क्या है कि लोग अपने क्षेत्र में, रूरल एरिया में रहे, माइग्रेट ना करें, उनकी कम से कम 15-20 हज़ार रुपये की कमाई वहीं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की सोच बड़ी साफ है। जहाँ तक युवाओं को रोज़गार देने की बात है, उसमें ये बार-बार कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से दिक्कतें आई, लेकिन जैसे ही पूरा होगा 22,000 सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बिल्कुल फाइनलाइज हो चुकी हैं, कैबिनेट से हो चुकी है। पुलिस भर्ती की बात करें, आईपीएस में बात करें, हेल्थ में बात करें, एजुकेशन में बात करें, तो 22,000 से 24-25 हज़ार तक इस भर्तियों की बिल्कुल तैयारी है। पिछले जो रिजल्ट्स थे, जिस प्रकार का माहौल था, भाजपा के समय में पेपर बिकने थे, माफिया काम कर रहा था हमीरपुर में, उसको भंग किया। उसके रिजल्ट्स आने अभी बाकी है, सब कमेटी बनाई है, उसमें आगे बढ़ी है सरकार और वो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, उससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। सर, अंतिम प्रश्न रहेगा मेरा, राम का नाम कहाँ तक खटकता है कांग्रेस को? देखिए, राम का नाम तो सबके लिए है, हम भी राम को मानते हैं, आप भी मानते हैं। ये पर्सनल मामला होता है, किस प्रभु को मानना है, कैसे मानना है, ये पब्लिक का इश्यू नहीं होता। और ये बड़ा दुर्भाग्य था कि प्रभु श्री राम के नाम पे या मंदिर के नाम पे चुनाव में इसका प्रचार करना, लोगों के इमोशंस को चुनाव के साथ भगवान के नाम पे जोड़ना, और उसका जवाब प्रभु श्री राम ने इस इलेक्शंस में, चुनाव में मिला। आप देखें कि अभी मंदिर पूरा भी नहीं बना था, उन्होंने उसका अधूरे मंदिर का ही इलेक्शन के दौरान जो है प्रतिष्ठा कर दी। चलिए वो भी छोड़िए, अब परिणाम आ गए, अयोध्या और उसके लगती सारी सीटें, वो जो मंदिर जिनकी थीम थी, राम के नाम पे जो पूरे चुनाव लड़ रहे थे, तो अयोध्या भी और उसके आसपास की सारी सीटें जो है भाजपा हार गई। तो ये चीज़ें देश का मतदाता समझता है कि कौन सी चीज़ केवल अपने स्वार्थ के लिए की जा रही है। तो मैं समझता हूँ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सबको मिला। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सरकार के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी, जिनका कहना है कि सरकार ने पहले भी मजबूती से निर्णय लिए हैं, कार्य किए हैं और चुनावों के बाद भी करेगी। और रही बात राम की, तो राम सिर्फ सबके आराध्य हैं और वो सबके इष्ट हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।